गुड मॉर्निंग। हमने कल पढ़ा था प्रत्यास्थता के बारे में। आज हम देखते हैं दाब के बारे में। दाब व प्रणोद वगैरह उसके सब के बारे में देखते हैं। ओहो, हाँ वो बता देते हैं। देखो, टेक्नीशियन का शॉर्ट नोटिस जारी हो चुका है। फुल नोटिस 9 मार्च को आएगा। और जो आप पढ़ रहे हैं वही ठीक ही पढ़ रहे हैं। एग्जाम के एक होने की संभावना है, क्योंकि संभावना इसलिए क्योंकि उन्होंने उनके खुद के चल रहा था कंफ्यूजन। इसीलिए पहले तो उन्होंने ये लिखा, कंफर्म उन्होंने पिछली बार किया नहीं था। उन्होंने लिखा था सीबीटीच, और फिर उन्होंने लिख दिया था ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच। और उन्होंने ये नहीं बताया सीबीटी 1 कब है, सीबीटी 2 कब है, ऐसा कोई चर्चा नहीं की। पूरी टाइमलाइन जारी कर दी थी। अभी कल वाले में जहां 500 रुपए फीस ले रहे हैं, उनमें से 100 रुपए काट के 400 रुपए रिफंड करते ना, वहां पर उन्होंने लाइन लिखी है कि आप जब सीबीटी में एपियर होंगे तो आपको 400 रुपए वापस दे दिए जाएंगे। जबकि आपके लोको पायलट की विज्ञप्ति खोल के देख लो, उसमें लिखा हुआ है कि प्रथम मतलब फर्स्ट स्टेज ऑफ सीबीटी में एपियर होंगे तो दे दिए जाएंगे। उसमें लिखा है फर्स्ट स्टेज ऑफ सीबीटी में एपियर होंगे तो दे दिए जाएंगे लोको पायलट में। जबकि टेक्नीशियन वाले में लिखा है कि सीबीटी में एपियर होंगे तो दे दिए जाएंगे वापस। जो सीबीटी में एपियर होंगे तो दे दिए जाएंगे, सेम लाइन है जो ग्रुप डी की है। ग्रुप डी के नोटिफिकेशन में यही लाइन लिखी गई, जब सीबीटी में एपियर होंगे तो आपको 400 वापस दे दिए जाएंगे। तो ग्रुप डी में तो एक ही एग्जाम था, और बाकी जिनमें भी 2 एग्जाम था उन सब के अंदर ये लिखा हुआ है कि आप फर्स्ट स्टेज सीबीटी में एपियर होंगे तब आपको बाकी के वापस दे दिए जाएंगे। तो एग्जाम तो एक होने की ही गुंजाइश दिख रही है सीधा सीधा। दूसरा, हाँ मैं बता दूं, क्योंकि ये संकेत भी तो यही दे रहे हैं, दोनों संकेत अपने पास पड़े हैं, इसके अलावा तो कोई संकेत है नहीं। ये इसलिए संकेत है कि वो कंफ्यूजन में बैठे थे कि एक कराएं कि 2 कराएं। यहाँ पर भी वो कंफ्यूजन में है कि एक ही कराने पर विचार चल रहा है जहां तक दिखा है। फुल विज्ञप्ति आएगी 9 मार्च को। फुल विज्ञप्ति कब आएगी? 9 मार्च को पूरी विज्ञप्ति आएगी। उससे पहले 8 मार्च को आ सकती है, उससे ज्यादा क्या आएगी। सिलेबस में देखो कि कुछ भी रहेगा, मैथ पक्का रहेगा, रीजनिंग पक्का रहेगा। लॉजिक एक ही चीज का है कि आपके पास जनरल साइंस आएगी या नहीं आएगी। तो जनरल साइंस से आने की संभावना है। जनरल साइंस आने की इसलिए संभावना है, रेलवे में कोई एग्जाम ऐसा हुआ नहीं जिसमें जनरल साइंस नहीं हो। कोई एग्जाम नहीं हुआ है, मतलब कोई एग्जाम हुआ ही नहीं आज तक। रेलवे का कोई एग्जाम ऐसा हुआ नहीं जिसमें जनरल साइंस नहीं हो। तो सीधा सीधा तो हटाना उचित है नहीं मेरे हिसाब से। तो वो है तो है, लेकिन वैसे आप सीबीटी 1 में पढ़ ही रहे। और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग वही है, और ट्रेड भी आपका वही है। 25-25-50 करना जरूरी थोड़ी है। वो 15-15-30 कर सकते हैं, 20-20-40 कर सकते हैं। गणित उनको भी आती है। जिसको सब्जेक्ट डालना है उसको सेट करना नहीं आता, वो भी आता ही होगा ना उसको। ट्रेड के नंबर जुड़ेंगे नहीं, नंबर जुड़ने की गुंजाइश है नहीं। क्यों नहीं है? इसके कारण है कि ट्रेड के नंबर टेक्नीशियन में जुड़े थे 2011-12 में जुड़े थे, 14 में जुड़े थे। लेकिन उस समय जो टेक्नीशियन का पेपर होता था उसमें सारी ट्रेड कॉमन आती थी। उसमें 40 नंबर का बाकी पेपर था, 60 नंबर के आसपास आता था तकनीकी ज्ञान विज्ञान, तकनीकी विज्ञान। तो टेक्निकल नॉलेज आता था, टेक्निकल साइंस। तो उसमें क्या है कि वो फिजिक्स भी पूछते थे, इलेक्ट्रिशियन भी पूछते थे, डीजल भी पूछते, वेल्डर भी पूछते। 2 सवाल वेल्डर के, एक प्लम्बर का, एक कारपेंटरी का, 2 रेडियो टीवी का, वैसे सवाल होते थे। अब उसमें क्या है कि कुछ बच्चों को घाटा होता था। जैसे डीजल वाला है उसके खुद के तो सवाल 2 है, इलेक्ट्रिशियन वालों के सवाल सबसे ज्यादा होते थे। तो ऐसा मामला चलता था। तो इसलिए 2018 में उन्होंने निर्णय लिया था कि टेक्निकल का वेटेज है जो ऐसा करेंगे। पास होना तो जरूरी है भाई, टेक्निकल बंदा तो चाहिए।
और मोस्ट संभावना ये है कि आपके पास जो CBT 2 वाला जिस प्रकार का नेचर है उसी नेचर होगा, लेकिन नंबरों का ऊपर नीचे होगा। सब्जेक्ट नया तो कुछ जुड़ना है नहीं, बट साइंस का भाग हो सकता है। साइंस का भाग दोनों प्रकार से हो सकता है। कई बार क्या होता है, केवल फिजिक्स केमिस्ट्री दे देते हैं, कई बार फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों जनरल साइंस में दे सकते हैं। दोनों चीजों की पॉसिबिलिटी है। क्यों पॉसिबिलिटी है? क्योंकि टेक्निकल में एक पेपर और होता है जो जेई का होता है, वो इन टेक्नीशियन के सीनियर होते हैं, उनके फिजिक्स और केमिस्ट्री आती है मेन पेपर में। फिजिक्स केमिस्ट्री आती है, कंप्यूटर आता है, पर्यावरण आता है और टेक्निकल आता है। तो इसलिए साइंस तो आने की गुंजाइश है ही है, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। और बाकी आपको कुछ नया तो क्या पढ़ना, जो पढ़ रहे हो ठीक ही पढ़ रहे हो। वर्कशॉप कैलकुलेशन आती है तो बढ़िया मामला है, आपको फायदा रहेगा ज्यादा। वर्कशॉप कैलकुलेशन ड्राइंग वगैरह ये आता है तो आपको फायदा रहेगा। पढ़ने वालों को सबको क्यों रहेगा? क्योंकि नहीं पढ़ने वाले उधर उसमें एंट्री है नहीं, उसमें सीधा स्टॉप लगता है। पढ़ने वाले हैं जो पास होते हैं। केवल जनरल साइंस में तो कोई भी किसी की तैयारी करे वो तो बराबर में आ जाता है, लेकिन जैसे वर्कशॉप कैलकुलेशन आ जाती है तो आपके लिए फायदेमंद चीज है, जो इसकी डेडिकेटेड रूप से तैयारी कर रहा है। और एक और ये द्वंद चल रहा है अभी, कल और वीडियो आए थे कुछ के ग्रुप डी में आईटी है कि नहीं है। ये अभी कुछ नहीं है, ये सब केवल और केवल लड़ाई चल रही है। ये लड़ाई किस लिए चल रही है कि यूट्यूब में बहुत सारे चैनल हैं, उनको व्यू लाने होते हैं ना ज्यादा, तो इस व्यू लाने के लिए बड़े चैनल वालों को ये कहते हैं कि लगभग मान के चलो तुम 10वीं पास वाले एलो हो, ताकि हमारी लाइव वाचिंग में बच्चे ज्यादा जुड़े। तो बच्चों को लगता है हम ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़े, तो ग्रुप डी की भर्ती आने वाली है, तो इस हिसाब से जुड़ जाते हैं, वो पढ़ते रहते हैं, तब तक वो चलते रहते हैं मामला। तो ये मामला ऐसा है। बाकी ग्रुप डी में सरकार ने तो बोला नहीं है कि 10वीं वाला एलो है, सरकार ने तो बोला नहीं है। और जिन्होंने बोला है वो कह रहे हैं कि हमें तो ना 10वीं एलो करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे आंदोलन करेंगे। तो बच्चे ने तो लोगों में आंदोलन किया, क्या हुआ भाई? आंदोलन करना पड़े उससे क्या हुआ? बच्चों ने लोगों में आंदोलन किया, क्या कुछ हुआ क्या? तो फिर ऐसे क्या है? तो बच्चों के आंदोलन से, तो बच्चों के आंदोलन से उन्होंने कोई भी चीज करके नहीं दी। बच्चों के आंदोलन से एक ही चीज करके दी है कि एएलपी एंड टेक्नीशियन की भर्ती जो अप्रैल में आने वाली थी वो फरवरी में शॉर्ट नोटिस दिया है। टाइमलाइन वो की वही रखी, चेंज की नहीं। आप देखो उसके बाद उन्होंने कहा टाइमलाइन दे दी कि फरवरी में हम नोटिफिकेशन जारी करेंगे। तीसरे दिन रेल मंत्री का जो था इंटरव्यू था, मतलब वो था ना कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने कहा था कि हमने एनुअली प्लान बनाया है, उसमें टेक्नीशियन है जो अप्रैल से जून में है, और अब की बार कोड ऑफ कंडक्ट के कारण हमें फरवरी में करना पड़ रहा है। अब फरवरी में करा तो ही उन्होंने देख लो मार्च और अप्रैल तो कर ही दिया, तो वो वहीं का वहीं लाके रखा। तो अपने करने के कारण तो एक टेक्नीशियन का शॉर्ट नोटिस थोड़ा पहले जारी किया, इसके कारण उनको टाइमलाइन तो वैसे ही जारी करनी थी, और उनको सभी बच्चों को यकीन दिलाना था हर साल जारी करेंगे, तो बिना टाइमलाइन जारी किए तो हर साल की यकीन कैसे आएगा? इसलिए उन्होंने बाकी सारी लाइनें जारी की थी। उन लाइनों में ऐसी कोई भी लाइन नहीं है, चाहे तो वो ब्रेक कर सकते हैं चाहे तो वो रख सकते हैं, दोनों कंडीशन है उनके पास, है कि नहीं है? तो ऐसे कोई आंदोलन के कारण उन्होंने कुछ बड़ी बात नहीं मानी। एक बात मानी गई थी जिसमें एज में छूट है, वो तो छूट पिछली बार बिना आंदोलन ही मान ली थी, पिछली बार भी मानी ना लोगों में, बिना आंदोलन ही मान ली थी। वो छूट कोई बड़ी बात थी नहीं, किसी के लिए बड़ी बात नहीं, सभी छूट देते हैं, वो तो छूट एज में देते ही हैं, बाकी कोई बात मानी नहीं थी। उन्होंने कहा बच्चे विरोध करेंगे तो लगा टेक्नीशियन पर ज्यादा आएंगे, तो भी उन्होंने कहा लो 9,000 आएंगे, किया कि नहीं किया? और इस हिसाब से किसी के भी पद ज्यादा आ नहीं रहे ना, पद तो जो है वही है, जिसका सिलेक्शन लेना इन्हीं पदों में लेना है, पढ़ बुढ़ा के ले लेना। अब 8,000 9,000 पद जो दिख रहे हैं वो यही पद है, इसके अलावा इतने पद तो किसी में आते भी नहीं आई, ठीक है। अब वो हमारा मामला ये रह गया, पहले इसमें आते थे, पिछली बार टेक्नीशियन के पद थे 37,000, अब के बार है 9,000 में भी आपके तो 7,900 है। भाई 7,000, 1100 के बारे में मैंने कल वापस वीडियो बनाया था, एक वीडियो के बाद में नीचे बचे मैंने एक और वीडियो बनाया था, उसमें पहले वाले वीडियो में नीचे एक भूल सुधार लिखा था, क्योंकि मैंने थोड़ा पढ़ते समय ध्यान देते समय दिया नहीं था। टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट लिखा हुआ है,
पिछली बार भर्ती में टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट था ही नहीं, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की वैकेंसी थी। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के सिग्नल में पीछे वाले एलओ थे। अब की बार टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड ने टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट लिखा है। तो मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया बताया था, तो मैंने 20 दिसंबर का नोटिस बताया था कि उसमें बीएससी वाले 1100 पदों के लिए एलओ है। बीएससी बीटेक डिप्लोमा वाले वो 1100 पदों में, 7900 में आईटी वाले, ये वाले। किस चीज का? कान का? कान का तो ऑपरेशन ऐसा है कि पता कैसे चलेगा किसी को? पता चल रहा है क्या? तो फिर चल क्या दे? उनको आंखें चेक करनी है मशीनों से, बाकी वो फिजिकली कुछ भी मशीनों से चेक नहीं करते हैं, आंखें चेक करते हैं मशीन से। सबसे ज्यादा फोकस उनका आंखों पर होता है। क्यों भाई? हाँ लगा देंगे। आपने फॉर्म भर दिया लोको पायलट का? अच्छा अच्छा। तो किस किस ने फॉर्म नहीं भरा? तो ये जो 30 लाख फॉर्म भरे किसने है? 30 लाख फॉर्म आए कहां से ये? 100 रुपए लगेंगे और तो क्या लगेंगे। हाँ भाई। आवाज नहीं। एक मिनट एक मिनट। तो ईडब्ल्यूएस कब आएगा बन के? कितने दिन? स्पेशल टेक्नीशियन के बैच चालू ही है। जो बैच एलपी में पढ़ रहे हो वही उसमें पढ़ना है। आपकी पढ़ाई में कोई परिवर्तन हो नहीं रहा खास। भाई परिवर्तन ऐसे भी। अरे सुनो भाई, वैसे भी आपकी सीधी सीधी पढ़ाई में तो कोई परिवर्तन हो नहीं रहा। हम फरवरी फरवरी के अंदर फिजिक्स पढ़ लेंगे, उसके बाद टेक्निकल पढ़ेंगे। वैसे भी आपको वही पढ़ने हैं। नए जो बच्चा आएगा उसको मैथ तो पढ़ना ही है, रीजनिंग पढ़ना ही है, फिजिक्स पढ़ना ही है, तो वो तो भाग पढ़ना ही है। और मार्च में जो आएगा, वैसे भी मार्च में मैं लगभग सभी बैचों के अंदर टेक्निकली पढ़ाने वाला हूँ। अभी क्या है कि हमने सभी बैचों में फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, इसलिए ऑनलाइन में कई बच्चे कह रहे हैं टेक्निकली क्लास अभी तक नहीं हो रही है, लास्ट क्लास 18 तारीख हुई है। अब मैं उसमें कि अलग अलग जगह तो समझा दी, अब क्या समझाऊंगा मैं? नहीं मैं ब्लॉग व्लॉग नहीं, मैं समझा कैसे पाऊंगा? क्योंकि ऐसा है कि मैं टेक्निकल पढ़ाने में कोई गुरे थोड़ी ना, वो तो पढ़ाते ही थे। लेकिन फिजिक्स भाई जितनी भी क्लासेस जाती है ऑफलाइन से लाइव होती है। अब यहाँ फिजिक्स चल रही है तो फिजिक्स चलेगी ना। अब वो टेक्निकल तो उसके बाद चलेगी, तो बाद में ही चलेगी। अरे रिकॉर्डेड दे दो तो वो पहले वाले ऐसे तो उनको पढ़ाया हुआ है, वही पढ़ ले बहुत है अभी तो। ऐसे कम थोड़ी पढ़ाया हुआ किसी को। लेकिन मैंने ये देखा है 10% को बच्चों को छोड़ दूं तो 90% बच्चों को ये रहता है कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वो मेरे से फोन करते हैं, सर क्लास नहीं चल रही है। चल रही है तो ले नहीं रहे। पीडीएफ नहीं आती है तो बहुत सारे फोन कर देते हैं पीडीएफ नहीं आई, और आई हुई है तो मैं पूछो तो उनको पता नहीं आई होगी, वो देख लेते हैं सब है ओके ओके, ऐसे स्क्रॉल करते हैं। वो कहते हैं पीडीएफ वाला आया नहीं ना, ये पीडीएफ कहाँ है? ये रियल है। कंटेंट पूरा होना चाहिए, उनको ये फीलिंग रहनी चाहिए। ये है, मैं रियल बताऊं। जैसे क्या है कि भाई आज कोर्स की जैसे लेने की लास्ट डेट, वो कहेंगे सभी को कोर्स चाहिए हमें हाथों हाथ, सब कोर्स लेके बैठ जाएंगे, फिर कहेंगे कल दूसरे दिन कहेंगे अपन को शादी में जाना है। ये ऑनलाइन बहुत ज्यादा है। ऑनलाइन में जितने बच्चे लाइव आते हैं ना, वो टोटल बच्चों का 10 से 20% भी नहीं होते हैं। हाँ लाइव नहीं पढ़ते हैं। और बेस सबको लाइव ही चाहिए, बेच सबको लाइव ही चाहिए।
अगला देखो भाई, टेक्नीशियन में देखो पहली बात है 7,900 पद हैं, वो आईटीआई वालों के लिए हैं, दूसरे इनमें कोई नहीं है, आप निश्चित रहो। पहली बात तो ये जो ये पद हैं वो अलग लोगों के लिए, दोनों मिक्स नहीं है, ये अलग है ये अलग है। फॉर्म यदि किसी ने बीएससी कर रखी है, आईटीआई कर रखी है, दोनों कर रखा, उसका ऐसा सवाल है तो फॉर्म एक ही भरना होता है, दोनों प्रीफरेंस ऑर्डर पे आती है, प्रीफरेंस होती है, ऊपर नीचे प्रीफरेंस भरी जाती है ना, वो फॉर्म एक ही भरा जाता है। ऐसा कोई सवाल है नहीं जो आपको अभी कोई परेशान कर रहा है। अब आपके तो सारे सवाल वो है जो मुझे कर रहे हैं परेशान, बाकी सीधे सीधे लॉजिक है। वैकेंसी की विज्ञप्ति 9 मार्च को आएगी, शॉर्ट नोटिस जारी हो चुका है, अपनी तैयारी को थोड़ा तेज रखना, क्योंकि किसी और के भरोसे चीजों में रहना मत। आप बढ़िया तरीके से पढ़ो, लोको पायलट बन जाओ, बहुत अच्छी बात है, सबसे बेहतरीन बात यही है। फिर भी कोई बाई द वे कभी कभार क्या होता है, परीक्षा में पैर फिसल जाए, कोई गड़बड़ हो जाए, तो तुरंत बाद में टेक्नीशियन का एग्जाम है जिसमें आपके ऑप्शन है कि नौकरी पक्की ले लो, और ये सब कुछ चीजें मिलेगी जब आप ढंग से पढ़ोगे। बाकी कितना भी ज्ञान इकट्ठा अलग से करने वाला कोई मामला है नहीं, पूरा मामले का सार ये कि आपको दूसरा जो चीज मिला है वो सेकंड बैकअप है, और कुछ नहीं है। सेकंड क्या मिल गया? बैकअप। आपके टारगेट क्या रहना चाहिए? लोको, कि हम तो लोको पायलट बन के रहेंगे, तो पूरा प्रयास होगा, और पूरे प्रयास में लोको पायलट बन जाते हैं, बेहतरीन यही है। और यदि बाई दी वे कोई भी कारण से रह जाए तो अपना पेड़ फिसले तो अपने टेक्नीशियन ऑप्शन में फॉर्म भरा, फॉर्म तो भरेंगे, टेक्नीशियन की परीक्षा देंगे, वही पढ़ा हुआ है, 1 महीने बाद रिवीजन करके उसका और एग्जाम ही देना है, एग्जाम दो नौकरी लो, सीधा सा मामला है। और ये सब कुछ तभी मिलेगा जब पढ़ोगे। बिना बिना पढ़े, कम पढ़े और कोई ऑप्शन है नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है किसी के पास, कहीं पर भी कोई ऑप्शन नहीं है। आप चारों ओर नजर दौड़ा लो, आपके पास ऑप्शन आया हुआ है, कितने पद हैं, पद कम है, लेकिन तैयारी थोड़ी ढंग से करो, नौकरी लग जाए। बाकी अपने पास इसके अलावा कोई ऑप्शन है क्या? तो पढ़ लो। तो बेफालतू में इधर उधर की और चीजों में लगने से कोई लेना देना नहीं। टेस्ट आराम से दे रहे हो नहीं दे रहे हो? टेस्ट के रिजल्ट नहीं आ रहे? एक क्या क्या कह रहा है? एक 4-5 लड़के ऐसे हैं जिनके रोल नंबर सेम भर दिए। तो आपने आपका भरा तो आपका आया नहीं, किस किस का रिजल्ट जारी नहीं हुआ? तो ये सारी कॉपियां लेके आओ, नवीन को बुलाओ, रामपाल को बुलाओ, और तुम बैठो, तीनों मुझे बताओ कि किस किस ने सेम भरा है। गोली नहीं देनी अपन को, तीनों आओ इधर, इधर बैठ के चेक करो, दिखाओ मुझे कि इसने सेम भरा, इसने सेम भरा, दिखाओ। अभी तूने बोला ना ये पता चलेगा तब। अरे अरे, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। अरे ठीक है भाई, हेडिंग डालो, दाब यानी प्रेशर। हाँ भाई, आपके क्या है, आपकी क्लास थोड़ी सी ऐसी है कि छोटा सा नोटिस आते हैं तो आप आधा घंटा तो ऐसे ही खा जाते हो। दाब यानी प्रेशर। हाँ, आप देखो, आपके एग्जाम जो जून से अगस्त में ये होंगे, बाद में CBT 2 के एग्जाम होंगे, बाद में टेक्नीशियन के एग्जाम होंगे, मेहनत दबा के कर लेना। हम लास्ट तक आपको कोई ना कोई शेड्यूल देते रहेंगे जिसमें आप पढ़ते रहोगे, परीक्षा देते रहोगे, टेस्ट देते रहोगे इधर, तो आप अच्छा खासा स्कोर करके जाओगे, नौकरी लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे।
बाकी सब तो आपकी मेहनत पर डिपेंड करेगा, बट है हम लास्ट तक आपके टेस्ट कराते जाएंगे, लास्ट तक। और आप टेस्ट देने से मत चूकना, क्योंकि जो टेस्ट का शेड्यूल है उतना पूरा पढ़ो और टेस्ट दो। टेस्ट देने बाद पेपर घर पे ले जाने बाद जो नहीं हुआ है वो देखो कि आप रात को पढ़ के गए, सुबह सवाल क्यों नहीं हुआ। चेक तो करना पड़ेगा ना, कहाँ कमी रह गई, कुछ नई चीज आ गई तो नोट करो, लिखो, कैसे करो उसको आप दूर करो, ताकि अपना स्कोर अच्छा रहे। पूरे राजस्थान में पढ़ने वाले लगभग अपने पास ही है, पोस्ट है 228 है, 1800 के आसपास ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं और ऑनलाइन में बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं। हाँ, पद 228 ही है, फिर राजस्थान में तो इतनी है, कुछ बाहर से फॉर्म भरेंगे तो अहमदाबाद वाले राजस्थान में मान लेते हैं पद, अब कुछ भोपाल वाले भी अपने कर लेते हैं, क्योंकि उनको भी हम छोड़ेंगे तो है नहीं कहीं। बट क्या है, पदों की संख्या कम है तो मेहनत करनी पड़ेगी ज्यादा। अब हल्का फुल्का सीधा नॉर्मल पड़ेगा तो कहीं नंबर आता नहीं है। प्रेशर एप, दाब होता है, दाब प्रेशर, दाब होता है हमारे पास बल बटा क्षेत्रफल। ध्यान से लिखो, यानी कि मैं दाब किसे कहूंगा, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। किसे कहा जाता है, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं भाई, दाब। ठीक है, अब इसका मात्रक हमारे पास क्या है, मात्रक हमारे पास है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यहाँ इसको मैं क्या कह दूं, पास्कल। सभी दिशाओं में दाब एक समान होता है, सभी दिशाओं में दाब एक समान होता है, और इसलिए ये राशि कौन सी राशि है भाई हमारे पास, ये अदिश राशि है। ये कौन सी राशि है, अदिश। दाब बराबर है बल बटा क्षेत्रफल। इसी प्रकार एक और नाम आप सुनते हैं, प्रणोद। अगला एक नाम सुनते हैं आप, प्रणोद। प्रणोद है तो दाब की तरह ही, लेकिन थोड़ा अलग है। या चार थ्रस्ट होता है ना भाई, ये कहता है पूरी सतह पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, प्रणोद। पूरी सतह पर, हाँ, पूरी सतह पर लगने वाला बल, वो है इक्कीस सतह पर लगने वाला बल, ये पूरी सतह पर लगने वाला बल। तो इसलिए प्रणोद एक प्रकार का क्या हुआ, बल ही हुआ। प्रणोद एक प्रकार का बल, और मात्रक इसका क्या है, न्यूटन। मात्रक इसका क्या आ गया, तो मात्रक इसका हो जाता है न्यूटन। प्रणोद यानी थ्रस्ट।
एग्जाम्पल लिख लो। बड़ी गाड़ियों के टायर अपेक्षाकृत चौड़े होते हैं। बड़ी गाड़ियों के टायर अपेक्षाकृत चौड़े होते हैं। एक और होता है कि जैसे मान लो अपने पास चाकू होता है ना, जिसे प्याज और टमाटर काटते हैं, तो यदि चाकू कुंद है, कुंद को कहते हैं ब्लंट, यानी कि तेज धार वाला नहीं है, तो तेज धार वाला नहीं है तो प्याज काटने में क्या आएगी, परेशानी। इसका परेशानी क्यों आएगी, क्योंकि एरिया क्या हो गया, ज्यादा। एरिया ज्यादा हो गया तो दाब क्या लगेगा, कम। अब इसको चाकू को यदि नुकीला कर लेते हैं, तो नुकीला करेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, कम। और एरिया कम हो जाएगा तो दाब क्या लग जाएगा, ज्यादा। तो लिखो, कुंद चाकू से, कुंद यानी इंग्लिश में लिख लेना ब्लंट, कुंद चाकू से किसी वस्तु को काटने में कठिनाई होती है। लिख ले भाई, क्या लिखा, कुंद चाकू से किसी वस्तु को काटने में कठिनाई होती है। क्लियर, ठीक है। और तेज धार वाले चाकू होता है, उससे किसी वस्तु को आसानी से काटा जा सकता है। तो वो कारण क्या होता है, दाब का ही कारण है। हाँ, हाँ, दाब क्षेत्रफल से दाब परिवर्तन होगा जिसके कारण है। एक हमारे पास आता है, हमारे पास जो पारे का दाब ज्ञात करना होता है, तो जब पारा 1 सेंटीमीटर ऊंचाई पर उठता है, तो 1 सेंटीमीटर पारे को ऊंचाई पर उठने के लिए लगने वाला दाब को हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब। इसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब 1 सेंटीमीटर पारा का स्तर ऊपर उठने के लिए लगने वाला दाब। 1 सेंटीमीटर पारे का स्तर यदि ऊपर उठता है तो उस दाब को अपन क्या कहते हैं भाई, उस दाब को अपन वायुमंडलीय दाब कहते हैं। हाँ, हाँ, उसको हम कहते हैं पारे का सेंटीमीटर ले लेते हैं। वायुमंडलीय दाब 1 सेंटीमीटर पारे स्तर ऊपर उठने के लिए हम जो ज्ञात करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब। और 1 सेंटीमीटर होता है जो 1.33 गुणा 10 की घात 3 पास्कल। 1 सेंटीमीटर पारा जो होता है वो होता है 1.33 गुणा 10 की घात 3 पास्कल। और एक होता है इसका 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर पारा ऊपर उठता है, 46 सेंटीमीटर। यहाँ 760 mm पारा ऊपर उठता है, तो इसको 76 से गुणा करोगे तो हमारे पास साहित्यक 1.03 इंटू 10 की घात 5 पास्कल आएगा।
और ये हमारे पास कहलाएगा बार के बारे में। एक बार बराबर एक वायुमंडलीय दाब, एक बार दाब बराबर एक वायुमंडलीय दाब बराबर 10⁵ पास्कल। इसको 76 से गुणा करोगे 46 है इसको, तो लगभग साहित्य यही आएगा। हाँ 1.03, 133 को कर लो गुणा 76 से। 1 सेंटीमीटर पारा ऊपर उठेंगे तो पारा ऊपर उठने के लिए लगने वाला दाब सेंटीमीटर दाब कहलाएगा, मतलब ये पारा दाब कहलाएगा, सेंटीमीटर दाब कहलाता है। 1.01 होता है सेंटीमीटर दाब, 1.01 होता है, ठीक है, ओके ओके 1.01, जिसको हम लगभग सामान्यतः 10⁵5 पास्कल लिखते हैं। 1.01 तो हम कम ही लिखते हैं, सीधा क्या लिखते हैं 10⁵5 पास्कल। एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है 10⁵5 पास्कल। वायुमंडलीय दाब की खोज किसने की थी, बान ग्यूरिक ने। और पारे से अपन मौसम संबंधी जानकारियां भी ले लेते हैं। कैसे लेते हो, तो लिखो 3 पॉइंट लिखो, ये लिख लिया। लिखो यदि पारा एक का एक नीचे गिरता है तो आंधी में तूफान की संभावना। यदि पारा एक का एक नीचे गिरता है तो आंधी व तूफान की संभावना। लिख लिया। अगला लिखो यदि पारा धीरे धीरे नीचे गिरता है तो यदि पारा धीरे धीरे नीचे गिरता है तो बारिश की संभावना। ठीक है, यदि पारा धीरे धीरे ऊपर उठता है तो मौसम साफ। यदि पारा धीरे धीरे ऊपर उठता है तो मौसम साफ। वैसे कभी पूछा तो नहीं गया, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं और डिटेल करता हूं तो एक इकाई टोर शब्द और आता है। देखो कि 1 सेंटीमीटर का मतलब है 10 mm, या मैं सीधा लिख दूं 1 सेंटीमीटर पारा का जो दाब है वो हमारे पास 10⁵3 से गुणा कर दोगे तो क्या आएगा 1330 पास्कल आ जाएगा। लगभग लगभग कितना आ जाएगा 1330 पास्कल। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया 10 mm पारा। 10 mm पारा होता है तो कितना हो गया भाई 1330 पास्कल। आप बताओ 1 mm पारा होगा तो कितना हो जाएगा 133 पास्कल। और इसी को पास्कल, इसी को कहते हैं टोर, इसी को बोला जाता है टोर, TORR। टोर भी हमारे पास क्या है दाब मापने की इकाई,
लेकिन 1 mm पारा में होने वाले बदलाव को मापने की इकाई कौन सी है? टोर। 76 सेंटीमीटर पारे में होने वाली इकाई कौन सी है भाई? बार। और एक बार क्या होता है? एक वायुमंडलीय दाब के बराबर। तो बार किसे कहेंगे? एक वायुमंडलीय दाब यानी 76 सेंटीमीटर पारा में जो बदलाव होगा वो क्या कहलाएगा? एक बार। और 1 mm पारे में जो बदलाव होगा वो क्या कहलाएगा? एक टोर। लिख लो, टोर भी लिख लो। है क्या? ना ना, खुद आओ, उनको कहो, दोनों जो। हो गया भाई? अगला है गलनांक और क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। गलनांक और क्वथनांक पर दाब का प्रभाव देखना है। तो पहला लिखो गलनांक पर दाब का प्रभाव। तो वो तो क्या होगा भाई? दाब अधिक होता है तो गलनांक ज्यादा होगा कि कम होगा? दाब बढ़ने पर गलनांक में क्या होगा? कमी होगी? ऐसा नहीं कह सकते, यहाँ दो कंडीशन बनती है। कोई बात नहीं, मैं पूरा बताऊं ना। दो कंडीशन बनती है। दो कंडीशन क्या है? जिन पदार्थों को गर्म करने पर आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ता है। जिन पदार्थों को गर्म करने पर आयतन घटता है, दाब बढ़ाने पर भी उनका गलनांक। तो मामला ये है। अब यहाँ दो अलग अलग केस है। एक है घी और एक है बर्फ। घी को गर्म करोगे तो आयतन बढ़ेगा, बर्फ को गर्म करोगे तो आयतन में कमी होगी। दो अलग अलग केस है। घी को गर्म करोगे तो आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। और बर्फ को गर्म करोगे तो आयतन में क्या होगी? कमी। तो लिखो पहला पॉइंट इसमें, जिन पदार्थों में जिन पदार्थों जिन पदार्थों को गर्म करने पर आयतन में वृद्धि होती है, जिन पदार्थों को गर्म करने पर आयतन में वृद्धि होती है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाता है। उनका गलनांक भी बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल लिखो,
घी, हाँ घी घी, घी मोम, घी और मोम। मोमबत्ती में आता है ना मोम, वैक्स, जिसको कहते हैं हम वैक्स। हाँ, घी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? घी कहते होंगे। उस मोम को तो वैक्स कहते हैं ना भाई। ओके, अगली अग, अगली लाइन लिखो। जिन पदार्थों को गर्म करने पर, जिन पदार्थों को गर्म करने पर आयतन में कमी होती है, आयतन में कमी होती है, तो दाब बढ़ने पर उनका गलनांक घट जाता है। तो दाब बढ़ने पर उनका गलनांक घट जाता है। दाब बढ़ने पर उनका गलनांक घट जाता है। दाब बढ़ने पर उनका गलनांक क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, अगला। आप अकेले कैसे? वो कहाँ है? ना ना, उसको बुलाओ। कैसे रिजल्ट वापस चेक करेगा? तो उसको बुलाओ। अगला, अगला एग्जाम्पल लिखो, उसमें लोहा, बर्फ, बस इनमें को इनको गर्म करोगे तो आयतन क्या होगा? घटेगा। आयतन घटेगा तो दाब बढ़ने पर गलनांक भी घटेगा। क्लियर? गलनांक भी क्या होगा? घटेगा। ठीक है। शहद का, शहद को गर्म करते हैं तो आयतन घटता है। मुझे आइडिया नहीं है। शहद को, अच्छा एक मिनट, इनका कहना है कि सर्दियों में शहद घी की तरह जम जाता। मेरे घर पे है वो तो नहीं जमा। देखो, मैं बता देता हूँ। पहली, हाँ देखो, सेद का मामला ऐसा है। सेद, सेद की जो निचली परत होती है, केवल जमने की उसमें गुंजाइश होती है, क्योंकि सेद को कांच के बर्तन या चीनी मिट्टी के बर्तन में ही रखना चाहिए। कभी भी प्लास्टिक के बर्तन में रखना नहीं चाहिए। उसके कारण यदि सेद जमा तो वैसे भी वो खराब ही है। दूसरी बात है ओरिजिनल और डुप्लीकेट का मामला। तो मैं हूं गांव से और मेरे सेद आता है गांव से, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से जो सब्जी के अंदर मिर्च मसाला ही सबसे कम खरीदने वाला आदमी हूँ। वो लाता हूँ देसी गांव से, क्योंकि इसमें यहाँ कुछ पता नहीं चलता, वो स्वाद नहीं आता ना। तो ये रियलिटी है। हमने कई बार ट्राई की, लेकिन इसलिए वो चीजें गांव में एक साथ ही मिर्ची लेके फिर एक साथ पिसाते हैं ना। तेल, तेल भी एक साथ घानी जाके करवाते हैं। तो वो वही हम काम लेते हैं। तो मैं गांव से ही हूँ। अरे रुको, अरे रुक जाओ रे। हाँ, एक और सवाल इन्होंने कहा है कि जहां से मैं सेध लेकर आया हूं वो मिल आउट करेगा। पहली बात, ऐसा मामला है कि कभी भी, कभी भी आप जब घी खरीदते हैं
तो घी खरीदते समय क्या होता है कि गांव में आप घी खरीदते हैं, आपको 2 किलो घी चाहिए तो नॉर्मली आप कहीं से भी जिसके पास घी है ले लेंगे। लेकिन जब घर में किसी की डिलीवरी हो तो आप घी खरीदते हैं तो उसको 20 दिन पहले कहते हैं घी को बहुत अच्छे से रखना, और मैं तुमसे घी लेंगे, और घी को वो आराम से गर्म करके छान के रखते हैं, और ये केवल विश्वास वाले व्यक्ति को ही कहते हैं। ऐसे होता है अक्सर गांव में। और उस समय जब घर में किसी की डिलीवरी हो, किसी और के घर में डिलीवरी, आपके घर से घी लेके जा रहे हैं, तो आपको उस घी की विशेष केयर करनी पड़ती है। तो मैं जब गांव से सामान मंगाऊंगा तो आंखें मीच के तो लाऊंगा नहीं। तुम एक इतनी सी बातें सोचते हो, तो मैं हूं तो वहीं से ना। तो आप ऐसे क्यों सोचते हैं कि नहीं, ये मैंने जो बात बताई ये नॉर्मली ऐसा होता है, नॉर्मली गांव में ऐसा ही होता है। ऐसा है। एक, पता नहीं तुम ऐसे, सुनो सुनो, पता नहीं तुम अपने आप को सेध में इतने ज्ञाता क्यों मान रहे हो। ये गांव में जो बेसिकली गांव में पला बड़ा बड़ा हुआ ना, उसको सेहत के बारे में पूरी नॉलेज होती है। और उसने डायरेक्ट शहद के खाने के चक्कर में कई बार उसको टांटिए खाए हैं। ऐसी ऐसा उसको समझाना कोई मतलब निकलता नहीं है। हाँ भाई। अरे एक लाइन लिखो, तुम तो इधर आ रहे। एक एक लाइन लिखो, और एक रह गए ना, हेडिंग अपने गलना का लिखा, कौतनाक पर दाब का प्रभाव। 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 इसमें लाइन लिखो, दाब बढ़ाने पर सभी पदार्थों का कौतनाक सदैव बढ़ता है। दाब बढ़ाने पर सभी पदार्थों का कौतनाक सदैव बढ़ता है। सभी पदार्थों का कौतनाक सदैव ही बढ़ता है। अब एग्जाम्पल लिखो, इसीलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। दाब बढ़ोगे तो कौतनाक क्या होगा, बढ़ेगा। कौतनाक बढ़ेगा तो खाना क्या पकेगा, जल्दी। दाब बढ़ाने पर इसीलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। हाँ लो भी फटाफट दो। 1 मिनट भाई। ये वो है जो चेक नहीं हुई। हाँ, 3573 रोल नंबर किसके हैं भाई। 3573 बताओ तो सही। आपके आपका नाम क्या है। हरिकेश जाटव। आपका कार्ड दिखाओ, यही रोल नंबर है क्या। एक और है बच्चा भाई 3573 का, जिसका नाम है रोहित मीना। वो कौन है। वो गांव गए तो ठीक है, लेकिन दूसरे रोल नंबर लिख के क्यों गया। एक है 3386। आपका नाम क्या। पूजा सैनी। 3386 एक और है, आपका नाम क्या। माया कुमारी। तो आप दोनों के रोल नंबर सेम कहां से हैं। ये, अरे रुको भाई। हरिकेश का सही है। ये इस रोहित मीना का गलत है इसमें। और आपके रोल नंबर क्या है, यही है। तो उल्टे क्यों लिखे हो। अरे रुको भाई। अरे रुको, आप देखो, पेपर आप ठीक दो, रोल नंबर आप अपने ही लिखो।
अरे कोई बात नहीं, जो जो रोल नंबर डबल आ रहे हैं उन्हीं की कॉपी में दिक्कत आ रही है, तो जिस जिसने दिक्कत की है उनको देखो ध्यान से कौन है ये, ठीक है। और आप ध्यान रखें, आगे से आप अपने ही रोल नंबर लिखें, क्योंकि नहीं तो आपको भी खोटी होना पड़ता है और हमें भी होना पड़ता है। इस मामले में कोई साल निकलता नहीं है। और कितने? ओके, 3077 किसके हैं? अब हाथ कोई खड़ा करेगा नहीं, और मैं एक्शन लूंगा तो ठीक है, नहीं बाकी मैं गेट बंद कर सकता हूं अभी भी। 3470, 3305,